नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बिहार में किसकी बहार है तो फिर जाहिर तौर पर एक बार फिर 25 बरस पूरा करने के लिए सत्ता की कुर्सी पर नीतीश तैयार हैं। सिल्वर जुबली बनाने जा रहे हैं और छप्पर फाड़ भरोसा एक बार फिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर दिया। या यूं कहें कि अगर बिहार की सियासत के फेनिक्स कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए। लेकिन सबसे बुरा परफॉर्मेंस किसका रहा तो चर्चा आरजेडी की हो रही है। अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस की तरफ आरजेडी बढ़ रही है और 2010 में 22 सीटें जीती थी और इस बार 24 के आसपास सीटें अभी दिख रही हैं ट्रेंड में। कुल मिलाकर अभी घटेंगी बढ़ेंगी, अगर बढ़ती हैं 25 तक हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि बहुमत आपको 25 तक का लाना है अगर आपको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करनी है। मतलब उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे 243 में से। अब यहाँ तो 25 का भी आंकड़ा नहीं छुआ। हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं जूली, जो कि बिहार की सियासत को बहुत अच्छे से समझती हैं। जूली, क्या लग रहा है, ये तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के भी लाले पड़ गए तेजस्वी यादव के लिए? बिल्कुल। और जो सुबह से ट्रेंड चल रहा था वो मैं आपको बता दूं, काफी देर तक ऐसा बना रहा कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे, तो वो एक असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रेंड है उसमें वो आगे चल रहे हैं, पर जो सीटों की संख्या है वो काफी परेशान करने वाली है आरजेडी को, क्योंकि कम से कम आपको 25 के करीब सीट चाहिए होती है। 10% सीट चाहिए आपको अगर सदन में नेता प्रतिपक्ष बनना है तो अगर वो 10% सीट भी नहीं ला सके तो बहुत बड़ा एक कहें तो टैग लग जाएगा उनके साथ कि 2010 में ऐसा हो चुका है उनके साथ। बिल्कुल हो चुका है, तो क्या ये एक बार फिर 2010 वाली कहानी दोहराने जा रहे हैं आरजेडी? और वो 5 साल से ये कहते आ रहे थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार की, हमें 75 सीटें मिली थी जो 2020 का चुनाव हुआ था, तो आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और इन दोनों में कांटे की टक्कर थी। सबसे बड़ी पार्टी आंकड़ों के हिसाब से आरजेडी बनी थी। तो वो बार बार ये कहते रहे कि मैंडेट हमारे साथ था, मैंडेट हमारे साथ था। तो इस बार का जो मैंडेट हो गया, जो पहली पार्टी थी वो अब यहाँ जो दूसरी थी वो सबसे पहली पार्टी बन गई। लेकिन जेडीयू का परफॉर्मेंस देखिए, एकदम स्काई रॉकेट किया है। जो 43 सीटों पे सिमट गई थी जेडीयू, अभी रुझानों में देख रहे हैं कि 84 के आसपास जा रही है, मतलब डबल हो गई है। और जो सीटें आई थी आरजेडी को अकेले 75 सीटें, उसके भी आधे से कम सीटें पूरे गठबंधन को आई हैं। मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को भी अपनी कुर्सी जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अभी तक पीछे थे, अभी 5000 या 3500 वोटों से थोड़ा वो आगे चल रहे हैं। ये क्या हो गया? जो सबसे बड़ी पार्टी थी 2020 में 25 में आके वो अपनी खुद की सीट की आधी भी नहीं ले पा रही है, नहीं 24 के आसपास ये भी ट्रेंड में दिख रही है। और जेडीयू जिसने बहुत अच्छा काम नहीं किया 2020 में 43 सीटें, वो अपनी डबल से ज़्यादा लेकर आ रही है, यानी कि 83। ये हुआ क्या? हुआ ये कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो एनडीए के पक्ष में चले गए और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे कि जो महागठबंधन के खिलाफ चले गए। पहला तो फैक्टर बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर है, जो थर्ड फ्रंट के तौर पे आए। उन्होंने भले ही एक भी सीट जीती नहीं, लेकिन वोट उन्होंने काफ़ी काटा है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो वोट उन्होंने काटा वो कांग्रेस आरजेडी के खेमे से ही काटा है। अच्छा। ये कहा जा रहा है। तो साफ तौर पे इसका फायदा एनडीए को हुआ और महागठबंधन खामियाजा भुगत रहा है। पीके फैक्टर नुकसान दे गया आरजेडी को। बिल्कुल। दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार इस साल में लेके आई हैं, फिर चाहे हम वो बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% डोमिसाइल की बात करें, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने की बात करें, जो रसोइयाँ होती हैं बिहार में स्कूलों में खाना बनाती हैं उनका मानदेय बढ़ाया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक चलती है बिहार में। तेजस्वी ने कहा था ना हम स्थायी कर देंगे इन सभी को। हाँ, वो तेजस्वी ने कहा था पर नीतीश कुमार ने कर दिया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि दो भाई मिलके खूब भलाई करेंगे बिहार की महिलाओं की। और फिर जो जीविका दीदी हैं बिहार की, उनको रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। हाँ, 10,000 रुपए जो खाते में दिए गए, तो उससे एक भरोसा, एक उत्साह महिलाओं में था। और एक होता है कि आपने वादा किया है, आप देंगे, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो आपके सामने है और जो इंसान बहुत पहले से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार काम करते आ रहे हैं, फर्स्ट चॉइस, महिलाओं की फर्स्ट चॉइस, मतलब अब वो दिख गया। 2007 में उन्होंने साइकिल और पोशाक योजना लेकर आए। उसके बाद जो शराबबंदी सबसे विवादित कानून रहा है बिहार का, वो भी उन्होंने महिलाओं के लिए और महिलाओं के कहने पर ही की थी। तो इसी वजह से एक उनका सॉलिड वोट बैंक बन गया था महिलाएं। और इस बार भी उन्होंने आरक्षण दिया। उसके बाद उन्होंने जीविका दीदी को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया। और इसके साथ ही जो मिडिल क्लास था उनके लिए 125 यूनिट, माफ कीजिए 125 यूनिट जो बिजली फ्री की, वो एक बड़ा फैक्टर बना। तो इसके साथ ही पटना में मेट्रो चला, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसको माना जा रहा है। तो डेवलपमेंट की जो तस्वीर बिहार के लोगों ने देखी, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो जाता है कि कंटिन्यूटी का, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें केंद्र सरकार का भी हाथ है।
केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार मिलकर जो योजना चला रही है, अगर डबल इंजन सरकार, इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्शन और एग्जीक्यूशन प्लस बड़ी योजनाएं, इन सब का आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन एमवाई फैक्टर कहते हैं ना काम करता है आरजेडी के, वो इस बार काम नहीं किया। एमवाई फैक्टर ऐसा कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा उसको बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि एमवाई फैक्टर में बहुत सेंधमारी अब हो रही है। पहले एमवाई फैक्टर पे सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का कब्जा बिहार में हुआ करता था, लेकिन अब एम फैक्टर को हथियाने के लिए हमारे ओवैसी भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही पीके भी एक उसी तरीके का गेम खेल रहे थे, सियासी गेम। तो उस पाले में भी कुछ हो सकता है, मुस्लिम वोट गए हों और उसके अलावा AIM-IM के खाते में भी गए हों, तो उससे बढ़कर उनको अपना वोट बैंक बढ़ाने की जरूरत थी। अच्छा, ये भी कहा जाता है जूली कि बिहार में अगर आपको सियासत में अपना खूंटा गाड़ना है तो जातीय समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जाति को देख के ही वोट दिया जाता है। तो क्या ये जो कैंडिडेट का यहाँ अनाउंसमेंट हुआ बीजेपी एनडीए की तरफ से, क्या उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया? सिर्फ या ये कहें कि इतना ही भर नहीं है, सिर्फ आप जाति को देखकर ही, मतलब इतने बड़ा मैंडेट, क्योंकि बहुत बड़ा ये मैंडेट है। आप ये देखिए 2006 का ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है 8 में भी चल रहा था, थोड़ा पीछे हो गया। तो ये सिर्फ एक कास्ट के ऊपर तो नहीं हो सकता। क्या ये सोशल इंजीनियरिंग को इसका हमें देखना पड़ेगा? 2006 में आप देखें, तब नहीं, 2006 में 5 में ही नीतीश कुमार ने क्या किया था पंचायती राज में, तब 50% आरक्षण तो महिलाओं को दे दिया था। बीसी के लिए नीतीश कुमार के लिए एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है बिहार में, सोशल इंजीनियर। वो है सोशल इंजीनियरिंग करते हैं वो, वैसे भी वो आईआईटीएन है तो वो इंजीनियर है, सोशल इंजीनियर सोशल इंजीनियर भी है। उन्होंने गैर यादव ओबीसी जो है उसको बहुत मजबूत पकड़ उस पे बना ली है। जो कुर्मी कुशवाहा कहते हैं लव कुश बिहार में, उस पे नीतीश कुमार की बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है। मतलब हमारे एक साथी जब गए थे तो जूली, तो वो यही कहते थे कि हम इस तरीके के बीसी समुदाय के लोगों से मिले, वो ये कहते थे कि हमें वोट का अधिकार तो नीतीश बाबू ने दिलवाया है, हमें भूमिहार नहीं देने देता था, हमें यादव नहीं देने देता था, तो हमें वो ईबीसी वर्ग है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, महादलित। और नीतीश कुमार ने एक और काम किया था कि सब कैटेगराइज किया था जातियों को, दलित और महादलित। तो एक होता है ना कि उनको मजबूत करने का काम, पंचायत में आगे बढ़ाने का प्रधान वगैरह सब जो बने, तो उन्होंने महिलाओं को साथ लिया, उन्होंने गैर यादव ओबीसी को साथ लिया, इसके साथ उन्होंने ईबीसी को साथ लिया, और इसके साथ ही वो हमेशा से एक सेक्युलर लाइन पर भी रहे हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी कभी नहीं की। नहीं, लेकिन जो कानून को लेकर कहा गया था कि शायद इसमें नाराजगी मुस्लिमों को की दिखे, तो वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ है। अच्छा, एसआईआर का मुद्दा, मतलब एसआईआर का मुद्दा ऐसा लगता है कि जमीन पे काम ही नहीं किया। मतलब पूरी जो एनर्जी थी वो कांग्रेस ने एसआईआर की तरफ, तेजस्वी ने भी एसआईआर की तरफ, यात्राएं हमने देख ली राहुल गांधी की, तो धरातल पे एसआईआर का वोट नहीं पड़ा है, नकार दिया बिहार की जनता ने। बिल्कुल नकार दिया है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा एक टाइम के बाद बिहार में तेजस्वी यादव ने भी उठाना बंद कर दिया। कांग्रेस उस पे अंत समय तक लगी रही, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक पॉइंट के बाद, जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई, उसके बाद से वो बैकफुट पे आ गई एसआईआर के मुद्दे को लेके, क्योंकि ना तो कोई ऑफिशियल कंप्लेन हो रही थी आरजेडी की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से। तो जनता भी समझ गई कि अगर आपको वाकई में शिकायत है तो आप जाके एक्शन लीजिए, लेकिन बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो ये मुद्दा थोड़ा हल्का पड़ गया। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इस मैसिव हार का मैं कहूँगी कारण बना, वो ये था कि महागठबंधन में जो आपसी कलेश था वो काफी ज्यादा हो गया था। 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट, आप उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन जब कोई फाइट ही कर रहा है तो फ्रेंडली क्या होगा उसमें। आपके महागठबंधन के ही 2 पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, तो जो 50 वोट मान लीजिए मिलने थे 100 में से, वो 50 में से 25-25 मिले, तो 50 तो ऑलरेडी मेजोरिटी हो गया जो खिलाफ में था, और बाकी जो फैक्टर्स काट रहे थे वोट आपके काट ही रहे थे। इसके अलावा लालू परिवार में भी नॉमिनेशन की तारीख निकल चुकी है, लेकिन आपका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, जिसने जहां पे ये जनता को समझ में आ रहा है कि यार ये तो कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज पार्टी को हम क्या दें। भरोसा इस तरह से कहीं ना कहीं जनता के बीच में टूटा। तो उनको था कि जब अपने आप में इन लोगों में सहमति नहीं है, अपने आप में एकजुटता नहीं है, और मान लीजिए कि कल को मैंने इनको वोट दे दिया और इनके पास 1-2 इधर उधर विधायक हो गए, तो फिर तो वो सामने वाले के साथ जाके मिल जाएंगे, तो फिर मैं सामने वाली पार्टी को ही देता हूं। अच्छा, लेकिन इस बात से तो हम निकाल नहीं सकते ना जूली कि बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उस पर चोट करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की। बहुत बड़ी एक उन्होंने कहा, वादा किया कि हर एक परिवार से मैं सरकारी नौकरी दूंगा, यानी कि 2.25 करोड़ के लगभग परिवार अगर हम कहें मोटा मोटा, तो उतना उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के अंदर आयोग भी बना देंगे जो इस पर काम करेगा, और हम बहुत ही टेक्निकली इस पर काम करने वाले हैं। तो
ये जनता भरोसा नहीं कर पाई क्या उनकी क्योंकि योजना पर? उनसे मतलब बार क्यों? बार आपने देखा होगा जिस भी मंच पे जाते थे ये सवाल उनसे बार बार होता था कि ये पॉसिबल कैसे है, अच्छा। इतनी सरकारी Practical नौकरियां जब है ही नहीं तो आप देंगे कहाँ से? तो वो कहते थे हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं 2-3 दिन में दूंगा। और ये 2-3 दिन उनका चलता रहा। उन्होंने कभी खुल के ना कोई एक तो बात होती है कि आपने कहा और वो यकीन करने लायक है तो लोग भरोसा कर भी ले एक बात को। आपने एक बहुत बड़ा वादा किया, बहुत बड़ा सपना दिखाया और सरकारी नौकरी को लेके बिहार में लोग बहुत सेंसिटिव है, बहुत पैशनेट है। क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि यूपी और बिहार से आईएएस आईपीएस सबसे ज़्यादा संख्या में निकलते हैं। बिहार में टीचर्स की सरकारी नौकरी के लिए भी कितनी मारामारी है। नहीं देखा आपने कि TET वगैरह के लिए। उसके बाद फिर वो बेचारे बेरोजगार लाठियां भी खाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो आंदोलन सड़कों पर। हमेशा करते रहते हैं स्टूडेंट्स नौकरी के लिए और बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही पैशनेट और बहुत ही बड़ा मुद्दा है नौकरी बिहार में। तो आपने एक बहुत लेकिन एक बड़ा वादा कर दिया। कंस्ट्रक्टिव इसका फॉर्मूला वो नहीं दे पाए, नहीं ये दे बता पाए। नहीं पाए कि वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अगर वो ये वादा कर रहे हैं। हाँ, और ये इसीलिए फैक्चुअली भी थोड़ा मतलब फैक्चुअली इनकरेक्ट लग रहा था। भरोसा करने लायक नहीं। हाँ, तो इसलिए ये वादा उनका काम नहीं किया। लेकिन यहाँ कांग्रेस के परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से आंकेंगी? कम से कम 2020 में तो 19 सीटें ले आई थी, इस बार तो मतलब 5 कहते ना पंजाब 5 भी नहीं ला पा रही है 4 पे। ये क्या हुआ कांग्रेस के साथ? कांग्रेस ने देखिए एक अपना माहौल बनाने की शुरुआत में कोशिश की थी कि हम पिछलग्गू पार्टी नहीं है, हम ए टीम है, हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। बहुत कोशिश की गई। कृष्णा लवरू बिहार के प्रभारी बने तो उन्होंने काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन फिर बाद में लेकिन दलित अध्यक्ष को लेकर आए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा दिखे नहीं कहीं। प्रचार में दिखे और नहीं, जब अंतिम पिक्चर में घड़ी नहीं आई, दिखे। जब अंतिम घड़ी आई कि वोट डालने जाना है, उससे कुछ दिन पहले ही 2 हफ्ते पहले आप सब कुछ बदल देते हैं, तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लेते हैं। तो जो इतने महीनों की मेहनत थी वो उस पर पूरा पानी फिर गया। तो फिर लगा कि कांग्रेस का अपना स्टैंड नहीं है, ऐसा एक परसेप्शन गया जनता के बीच में। लेकिन जूली सिर्फ 3 महीने से चुनाव नहीं जीता था ना, आप 5 साल आपके पास थे, तो कहीं ना कहीं 5 साल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिखे होंगे, तभी जनता का भरोसा कांग्रेस पे नहीं रहा, तभी 19 से 4 पे सिमट गई। मतलब जो दलितों की बात करती है, महादलितों की बात करती है, उसका एक माना जाता है कि कहीं ना कहीं है उसका वोटर। तो आप उस क्षेत्रों में भी देखेंगे तो वहां पर भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस देखिए पिछले 35 साल से अगर बिहार में देखें तो उतनी ज़्यादा प्रभावी पार्टी नहीं रही है। वो जितनी भी सीटें जीतती हैं वो आरजेडी के समर्थन की वजह से जीतती है, ऐसा कहा जाता है। कुछ एक सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस की काफ़ी मजबूत पकड़ है, लेकिन प्रभावी नहीं रही है। सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस 35 साल से नहीं रही है। वो आरजेडी के साथ मिलकर, और हमेशा छोटे भाई की भूमिका में, ये वर्ड हमारे बिहार में काफ़ी यूज़ होता है कि बड़ा भाई छोटा भाई, तो बिहार में कांग्रेस 35 साल करीब छोटे भाई की भूमिका में रही है। और बीजेपी भी तो छोटे भाई की भूमिका में रही ना, और फिर वो आगे बढ़ती चली गई। आप देखिए इस बार वही पहली पार्टी बनकर आई है, तो कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बीजेपी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है ये आपने कि क्यों नहीं हुआ बीजेपी के साथ ऐसा, क्योंकि बीजेपी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनफैक्ट वो तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। तो ये है कि बीजेपी अपने बूथ लेवल तक काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी तक मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत माइक्रो मैनेजमेंट किया। अमित शाह बूथ तक पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी बूथ तक पहुंचे। जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव थे, उनमें जोश था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर आप बात करें तो उनके अंदर 2 गुट बने हुए थे और अंतरकलह चलता रहा। तो अब किसके पास पावर है? जैसे एक पहले वाले प्रदेश अध्यक्ष थे उनके अखिलेश सिंह, उनको आरजेडी के करीबी माना जाता था, लालू परिवार के करीबी माना जाता था। और फिर जो नए अध्यक्ष बने राजेश राम, तो इनका ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस में 2 गुट बट गए थे। एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के गुट में थे अखिलेश सिंह के, और एक राजेश राम के। तो जब अंदर पार्टी कहीं एकजुटता नहीं है, क्योंकि बीजेपी में देखिए संगठन बहुत ही मजबूत है। उनका एक टॉप पे ये है कि दिल्ली में नड्डा की तरफ से जो जाएगा, या अमित शाह की तरफ से जो आदेश जाएगा, मोदी की तरफ से जो आदेश जाएगा, वो बूथ तक वही आदेश जाएगा। लेकिन बिहार में कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बिखराव की स्थिति है, अंदर संगठन मजबूत नहीं है। उस पे कांग्रेस को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ना ही उनके कार्यकर्ता जमीन पर दिखते हैं। मतलब हमारे जितने भी सहयोगी गए वो यही कह रहे थे कि स्थिति ये है कि कांग्रेस एक फ्रेंचाइजी जैसी हो गई कि आप वहां से टिकट ले आइए और अपने बलबूते ही चुनाव लड़िए। सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आपको कार्यकर्ता आपके साथ नहीं दिखते। ज़्यादा मजबूत चीज़ नहीं है कांग्रेस में। तो ये वाकई बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन के लिए, जो कि पिछली बार से। अच्छा, ये जो अगर एनडीए की हम बात करते हैं, मतलब सुनामी एक तरीके से कहेंगे कि एनडीए की देखने को मिली है, तो ये बीजेपी को श्रेय इसका मिलना चाहिए या फिर नीतीश को श्रेय मिलना चाहिए?
ये किसकी जीत है? नीतीश को मेरे ख्याल से, वैसे तो ये विश्लेषण का टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल से नीतीश को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एक छवि है और नीतीश कितने ज़रूरी हैं बिहार के लिए, ये बात आप इससे समझिए। ये बता दिया हाँ, ये तो उन्होंने बता दिया। और भले वो भी तब जब विपक्ष आक्रामक था, कई बार उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल किए गए और ये तक कहा गया कि बहुत स्थिर नहीं रह पाते हैं, कई बार कैसे करेंगे, 5 साल कैसे चलाएंगे, रिटायरमेंट का समय आ गया है। तेजस्वी ने तो ये तो कहा कि बीजेपी अब हावी होने वाली है, इनको मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये हुआ क्या उनके समर्थक और ज़्यादा आग बबूला हो गए एग्रेशन में? क्योंकि उनकी जो छवि है वो ये छवि है कि मैं एग्रेसिव नहीं होता हूँ, मेरा ज़मीन पर काम बोलता है। बहुत काम एंड कंपोज टाइप की पर्सनालिटी उनकी एक रही है। तो क्या उनके समर्थक ने एक सिंपैथी वोट देके उनकी तरफ एक ये संदेश दिया है, ऐसे माना है? नीतीश कुमार पे काफी आरोप लगाए गए कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। पर नीतीश कुमार, आपको याद होगा, बता रही है। हाँ, छठ का पर्व खत्म हुआ था और पूरे देश में मोथा तूफान आया था, साइक्लोन मोथा, और बहुत भयंकर बारिश, बहुत तेज आंधी हुई थी, बिहार में भी हुई थी। बहुत सारे नेताओं की रैली थी, जनसभाएं पहले से प्री शेड्यूल थी, लेकिन हेलीकॉप्टर, करीब 22 हेलीकॉप्टर पटना में धरे के धरे रह गए। सबको जनसभा में पहुंचना था, पटना से जाना था, लेकिन कोई जा नहीं पाया क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी। पर नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार उस बारिश में रोड से निकल गए यात्रा करने के लिए, और उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, और उसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर आ रही थी, वो घर में बैठ के लोगों से फोन पे बात कर रहे हैं, फोन से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मौसम क्योंकि खराब था तो वो नहीं जा पाए। फिर एक ये परसेप्शन गया कि आप नीतीश कुमार को थका हुआ कहते हैं, आप नीतीश कुमार को बीमार कहते हैं, लेकिन जब जनता से जुड़ने की बात आई तो उन्होंने बारिश, आंधी, तूफान कुछ नहीं देखा, निकल गए। वो अगर हवाई यात्रा नहीं कर पाए तो वो सड़क से निकल गए। लेकिन आप युवा कहते हैं खुद को, ताजगी का फैक्टर लेके आने की बात कहते हैं, जनता से, जनता की नब्ज को समझने की बात कहते हैं, लेकिन जब बारिश हुई तो आप अपने घर में एक कंफर्ट जोन में रह गए। तो ये फैक्टर उनकी इमेज को और भी बड़ा कर देता है कि वो जनता से, और उन्होंने हमेशा से, उनकी राजनीति में एक ये अलग फैक्टर है कि वो, काफ़ी सारे नेता रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं, पर नीतीश कुमार यात्रा करते हैं। वो छोटी छोटी जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, अपने काम के बारे में जानकारी लेते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। बहुत बड़ी जनसभा नहीं करते, एक काफिले में जाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं, तो ये उनका अलग स्टाइल रहा है। नीतीश का जितना हम बात करेंगे वो 1 घंटा 2 घंटा निकलता चला जाएगा। अभी हमने इन सब में एक शख्स की बात नहीं की, चिराग पासवान की। मुझे लगता है उनका भी जिक्र होना बेहद ज़रूरी है। एलजेपी ने भी बेहतर परफॉर्मेंस किया है, किस पर अभी उसका ट्रेंड चल रहा है। तो इस यहाँ पे चिराग पासवान ने पिछली बार डेंट माना था 2020 में, तो आप साथ में आए तो ये फायदा एनडीए को मिला? बिल्कुल मिला। और देखिए नंबर्स आपके सामने हैं कि कितनी बड़ी जीत मिली है एनडीए को। पिछली बार जब चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू का किया था। इसी वजह से जेडीयू का प्रदर्शन इतना खराब भी रहा था, क्योंकि जहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार थे वहाँ एलजेपी आरवी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे और वोट बट गया था एनडीए का। इस बार चिराग जबकि एनडीए के साथ थे तो जो वोट इधर उधर जाना था वो भी जेडीयू में पड़ा। एलजेपी आरवी को भी एनडीए का समर्थन मिला तो उनको भी ज़्यादा वोट मिले, तो इसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा एक ही सीट पे जीत पाई थी उनकी पार्टी। और फिर जब लोकसभा में वो एनडीए के साथ रहे तो 5 सीट पर लड़े, 5 सीट जीते। इस बार भी ट्रेंड काफ़ी अच्छा है एलजेपी आरवी का। तो इसका मतलब कि एनडीए के लिए चिराग पासवान फायदेमंद है और चिराग पासवान के लिए एनडीए फायदेमंद है। मतलब विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। अच्छा, ये भी है कि एनडीए ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, कुल मिलाकर इनके वोटर्स भी आपस में एक दूसरे की तरफ सहजता के साथ कहना चाहिए कि स्विच हो गए हैं। मतलब इतना अच्छा कोलिजन यहाँ पर जमीन पर देखने को मिला है इन वोटर्स के बीच में। बीजेपी का जेडीयू, जेडीयू का एलजेपी, ये कहा जा सकता है जमीन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि महागठबंधन में जो बिखराव था उसके ठीक उलट यहाँ पे एकजुटता, बहुत कस के उन्होंने ये टॉपिक पकड़ा हुआ था। और बार बार एनडीए के नेता कहते थे कि हम 5 दल 5 पांडव की तरह हैं। 5 दल थे, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी आरवी, हम और आरएलएम। ये पांचों पार्टियां शुरू से ये कहती रही कि हम एकजुट हैं, हम एकजुट हैं। सीट बंटवारे पे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, नीतीश ही नेता होंगे इस पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सस्पेंस की सिचुएशन थी, ना
कांग्रेस आरजेडी को अपना बड़ा भाई मानने के लिए तैयार था, ना तेजस्वी को बहुत लंबे समय लेकिन अमित शाह की एक स्टेटमेंट काफ़ी सुर्खियां पकड़ी थी, तो ये कहीं ना कहीं था कि नीतीश आएंगे नहीं आएंगे, कहीं नीतीश की सीटें अगर बीजेपी से कम रही तो कहीं, क्योंकि अमित शाह ने बोला था एक जगह कि जिसके जितने विधायक होंगे वो तय करेगा। हालांकि उसके बाद फिर उन्होंने क्लियर किया था नीतीश ही हमारे नेता है। अच्छा, आज जेडीयू की तरफ से जब जेडीयू बहुत तेजी से भाग रही थी तो उनके ऑफिशियल से ट्वीट भी किया गया कि ना भूतो ना भविष्य नीतीश है। तो ये बताने की जरूरत पड़ रही है, मतलब ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नीतीश को लेकर? अब देखिए, ये तो उनके अंदर की बात है, तो ये अंदर से ही पता चलेगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और फिर डिप्टी सीएम का क्या लगता है कि 2 ही होंगे इस बार या बढ़ाई जा सकती है संख्या? मेरे ख्याल से शायद 2 ही होंगे, और उसमें से एक जो चिराग का नाम आपने लिया, हो सकता है कि उनकी पार्टी से भी कोई डिप्टी सीएम हो, क्योंकि वो अच्छे खासे नंबर जो उनको मिले थे, जितनी सीटें उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। स्ट्राइक रेट की बात करें अगर, तो अगर उन्हें कम सीटें मिली बीजेपी और जेडीयू की तुलना में, तो जितनी सीटें मिली उसी पे उन्होंने अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो वो क्लेम करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसी संभावना है कि एक डिप्टी सीएम उनकी पार्टी से भी हो सकता है। तो जीत के तो कई सहरे होते हैं जूली, लेकिन जो कहते हैं ना कि हार जो होती है, नाकामयाबी, वो अनाथ होती है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि महागठबंधन की में हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाता है। और तेजस्वी यादव के लिए जो अभी यहाँ पर यश प्रश्न बना हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी क्या उन्हें हासिल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ट्रेंड लगातार थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जूली इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल जो बिहार के आज नतीजे आए हैं, हालांकि सभी एग्जिट पोल ने लगभग ये बता दिया था कि एनडीए जीतने वाली है, लेकिन ये छप्पड़ फाड़ जीत जिसे कहते हैं वो देखने को मिली है। कम से कम इतनी बड़ी जीत तो एग्जिट पोल ने भी बताई थी। 200 पार तो नहीं गया था, किसी भी 200 पार नहीं गया था। तो कुल मिलाकर अब सिल्वर जुबली बनाने की तैयारी यहाँ पर नीतीश कुमार कर रहे हैं। और आप नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर या अपने मनपसंद नेता को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस हार जीत को किस तरीके से देखते हैं, बिहार के नतीजे को लेकर अगर कोई सवाल है या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।